Hello students, this is Gargi Sharma. Again, a new topic with me, dissolution of partnership and firm. Dissolution of partnership. There are two terms in dissolution. Dissolution of partnership and dissolution of firm. दोनों में ही डिफरेंस होता है. पहले हम बात करेंगे कि जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो उसका क्या मीनिंग होता है. पार्टनरशिप होती है पार्टनर्स के बीच में, और जब पार्टनर्स आपस में पार्टनरशिप कर लेते हैं तो मिलकर एक फर्म को क्रिएट करते हैं. अब यहां पर बात हो रही है उनकी आपस के रिलेशनशिप के डिसॉल्व होने की, उनके रिलेशनशिप के चेंज होने की. तो पार्टनरशिप में जब चेंज आता है वो क्यों आता है? वो चेंज आता है अगर मान लीजिए 5 पार्टनर हैं, उसमें से 1 या 2 पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को किसी भी कारण से छोड़ दिया. वो कारण हम डिस्कस करेंगे, रीजंस जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे. तो उसकी वजह से पार्टनर्स के रिलेशनशिप में जो चेंज आया बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ सम पार्टनर्स, क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप बिजनेस छोड़ दिया है, तो उसको हम बोलते हैं कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई. राइट. अब उनकी प्लेस पे कोई नया पार्टनर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो कंपोजिशन जो था उन पार्टनर्स का वो चेंज हो गया. उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना. इसका बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस चलता रहता है, बस पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है. जो पार्टनर्स बहुत टाइम से इकट्ठे काम कर रहे थे उनके अंदर चेंज आ जाता है, क्योंकि कुछ पार्टनर्स ने अभी बिजनेस को छोड़ दिया है. कारण यहां पर भी हम मेंशन करेंगे कि क्यों छोड़ दिया है. रीजंस, जो मैंने अभी आपको बोला कि रीजंस हम डिस्कस करेंगे. रीजंस फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. देयर कैन बी सेवरल रीजंस फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप विच आर मेंशन्ड बिलो. यहां पर हम पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने की बात कर रहे हैं. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूं, फर्म की बात हम यहां पर नहीं कर रहे. डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये भी एक रीजन हो सकता है कि एक पार्टनर जो है उसने पार्टनरशिप को छोड़ दिया बिकॉज ऑफ डेथ. नेचुरल रीजन है ये. कोई नया पार्टनर आ गया, पहले 5 पार्टनर थे अब 6 पार्टनर हो गया, मतलब उनके कंपोजिशन में जो चेंज आ गया, या तो वो कम हो गए या फिर वो एक नए पार्टनर के आने से ज्यादा हो गए. इंसॉल्वेंट, कोई भी एक एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया. अर्ली रिटायरमेंट हो गई किसी पार्टनर की किसी भी कारण से. पार्टनरशिप पीरियड, पार्टनरशिप अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनाई गई थी तो वो पीरियड जो है वो एक्सपायर हो गया एक टाइम के बाद. तो ये सभी कारण है जिसकी वजह से पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है. पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके अंदर चेंज आ जाता है. अब हम बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. एक फर्म क्यों डिसॉल्व होती है? इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म द फर्म सीजेस टू एग्जिस्ट. ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. एक फर्म जब डिसॉल्व होती है तो वो फर्म एग्जिस्ट नहीं करती, फिर उसका बिजनेस भी बंद हो जाता है. यहां पर उसके एसेट्स, उसकी जो लाइबिलिटीज हैं सबको सेटल किया जाता है, उसके एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, अकाउंट्स को सेटल किया जाता है. इट मीन्स फर्म का जो बिजनेस है, जो फर्म है वो एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि फर्म ही डिसॉल्व हो गई है. राइट. तो इट मीन्स पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होती है देन द फर्म सीजेस टू एग्जिस्ट. अब है मोड्स. कौन से वो मोड्स हैं जिसको हम बता सकते, जिसकी थ्रू जो है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है. 2 माध्यम है जिससे हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे फर्म के डिसॉल्व होने की बात है, पार्टनरशिप की बात यहाँ नहीं है. यहाँ पर है फर्म के डिसॉल्व होने की बात. कौन से मोड्स हैं? पहला, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, और दूसरा है विद इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट. सबसे पहले हम बात करेंगे विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, जहां पर कोर्ट का किसी भी तरह का इंटरफेरेंस नहीं है, कोई भी इंटरवेंशन नहीं है. द वेज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बेस्ड ऑन म्यूचुअल डिसीजंस एंड विदाउट द कोर्ट्स इंटरवेंशन आर. यहां पर पार्टनर्स का जो आपस में फैसला होता है उसके बेसिस पर फर्म को डिसॉल्व किया जाता है. कोर्ट की यहां पर किसी प्रकार का ऑर्डर नहीं होता. पहला, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट. डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट का मतलब होता है यहां पर सभी पार्टनर्स का अप्रूवल होता है कि हाँ, अब सारे पार्टनर्स एग्री हैं कि इस फर्म को अब डिसॉल्व किया जाए, इस बिजनेस को अब आगे हमने कैरी ऑन नहीं करना, चाहे बाद में वो नई फर्म बनाए, लेकिन अभी इस फर्म को डिसॉल्व करना है. तो उनका एग्रीमेंट है, आपस में ये एग्री है वो सारे. इट इज स्टेटेड दैट ए फर्म इज मेड बाय द एग्रीमेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स. सिमिलरली एक फर्म को डिसॉल्व भी किया जा सकता है उनके एग्रीमेंट और अप्रूवल से. जैसे फर्म बनती है सबके सहमति से, वैसे वो डिसॉल्व भी हो सकती है. यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर की कोई भी जरूरत नहीं होती. कंपल्सरी डिसोल्यूशन.
कई डिसोल्यूशन कंपल्सरी होते हैं। इसके दो मेन रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है व्हेन ऑल और वन ऑफ इट्स मेंबर्स बिकम इंसॉल्वेंट एंड आर नाउ इनकैपेबल ऑफ एनी एग्रीमेंट। मान लीजिए 5 पार्टनर है, उसमें से कोई एक या एक से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट होने का मतलब है कि अब वो कैपेबल नहीं है अपने एग्रीमेंट्स को पूरा करने के लिए, तो उस केस के अंदर भी फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। अदर रीजन ये हो सकता है जब आपकी फर्म जो है अनलॉफुल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अनलॉफुल का मतलब इलीगल नहीं होता, इसका मीनिंग होता है कि जो भी आपकी फर्म का बिजनेस ऑब्जेक्टिव है अब वो कानून के दायरे से बाहर है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई ऐसा ऑर्डर आया है स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का कि इस वाली स्टेट के अंदर जो है ये वाला केमिकल जो है इससे कोई भी सामान नहीं बनाया जाएगा, लेकिन आपका जो बिजनेस था वो उसी केमिकल को इंपोर्ट करके और प्रोसेस करने का था। तो एक तरह से आपका जो बिजनेस है वो लॉ के अगेंस्ट हो गया, वो अनलॉफुल हो गया। तो उस कारण से भी बिजनेस बंद किया जा सकता है, पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। Dissolution by notice. Dissolution by notice involves firms that is not on the duration of the partnership. In such firms, any partner can dissolve the firm by giving notice to other partners of the firm for its dissolution. ये एक नोटिस के बेस पर डिसोल्यूशन होता है। यहां पर कोई भी एक पार्टनर जो है, एनी पार्टनर, कोई भी पार्टनर, एक या दो पार्टनर, वो डिसॉल्व करना चाहे फर्म को तो कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग अदर पार्टनर्स को नोटिस देके, तो उसे हम बोलते हैं डिसोल्यूशन बाय नोटिस। यहां पर पार्टनरशिप की ड्यूरेशन का कोई इंपैक्ट नहीं है, यहां पर बात है नोटिस की कि जब उन्होंने डिसॉल्व करने के लिए नोटिस दिया तो डिसोल्यूशन हो सकता है। यहां पर कोर्ट के ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है। डिसोल्यूशन ड्यू टू सर्टेन इवेंट, कुछ इवेंट है जिनकी वजह से भी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो सकता है। ये इवेंट यहां पर डिस्कस किए गए हैं। ऑन द कंप्लीशन ऑफ द रीजन द फर्म वॉज एस्टैब्लिश्ड, जब फर्म को एस्टैब्लिश किया गया तो वो किसी रीजन की, किसी ऑब्जेक्टिव की वजह से किया गया। जब वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, वो रीजन पूरा हो गया, वो काम हो गया, तो फर्म अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी पार्टनर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, अगर कोई भी एक या एक से ज्यादा पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ द फर्म फॉर्मेशन, आपकी जो फर्म बनाई गई थी वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बनाई गई थी, वो टाइम पीरियड ओवर होते के साथ ही फर्म डिसॉल्व हो जाती है। ये सभी जो पॉइंट थे ये थे विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। यहां पर सिर्फ पार्टनर्स अपनी सहमति से, अपनी बातचीत से, अपनी सलाह से फर्म को डिसॉल्व कर रहे थे। अब आती है बात कोर्ट के इंटरवेंशन की। अब कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ेगा। कुछ कारण ऐसे होते हैं जहां पे कोर्ट को इंटरवेंशन करना पड़ता है, वो कारण हम यहां पर डिस्कस करेंगे। Dissolution by the court can be due to an application filed by a partner of the firm to the court. मान लीजिए फर्म के अंदर जो पार्टनर्स हैं उसमें से एक या एक से ज्यादा पार्टनर ने अप्लाई कर दिया कोर्ट को कि आपको जो है हमारी फर्म की डिसोल्यूशन के रिगार्डिंग फैसला लेना होगा, तो उस केस में अब कोर्ट जो है वो इंटरफेरेंस अपनी करेगा। When one of the partners of the firm becomes of unsound mind, mentally unstable for handling the firm. मान लीजिए कोई भी एक पार्टनर जो है फर्म का वो अनसाउंड माइंड का हो गया है, तो उस केस के अंदर अदर पार्टनर जो है कोर्ट को नोटिस दे सकते हैं कि कोर्ट को ये अप्लाई कर सकते हैं कि अब हमें अपनी फर्म को जो है डिसॉल्व करना है, अब आप कुछ कीजिए। क्योंकि जो पार्टनर अनसाउंड माइंड का है उसका मानसिक संतुलन तो है नहीं, वो उनकी बात को समझ नहीं पाएगा, तो वहां पर कोर्ट को जो है इसके रिगार्डिंग कार्यवाही करनी होगी। When any partner of the firm other than filing a case has become incapable of fulfilling his duties and responsibilities towards the firm, कोई भी पार्टनर अगर ऐसा है फर्म का जो अपने काम करने में, अपनी ड्यूटीज को पूरा करने में अभी कैपेबल नहीं रहा है किसी भी कारण से, तो उस केस में भी कोर्ट जो है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। When any partner other than filing a case willfully breaks any law that can harm the partnership, मान लीजिए उनमें से किसी भी एक पार्टनर ने कानून को तोड़ा है जिसकी वजह से पार्टनरशिप को नुकसान हुआ है, तो उस केस में अदर पार्टनर्स कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि अब आपको हमारी फर्म को डिसॉल्व करना होगा, आपको ऑर्डर इसके रिगार्डिंग देना होगा। When any partner other than filing a case transfers all his interest to a third party, मान लीजिए कोई भी एक पार्टनर है उसने किसी थर्ड पार्टी से कोई लोन लिया था पर्सनल,
और अब वो लोन नहीं चुका पाया, उसकी जगह पर उसने करना चाहा कि उसने अपना जो इंटरेस्ट है, जो भी उसका शेयर था फर्म के अंदर, उसने वो ट्रांसफर कर दिया थर्ड पार्टी को, और अदर पार्टनर्स ने ऑब्जेक्ट किया इसके लिए। तो अदर पार्टनर्स कोर्ट में इसके अगेंस्ट अप्लाई कर सकते हैं कि अब आप इसके रिगार्डिंग फैसला लीजिए। If the court thinks that the firm is incapable of producing any profit in the future and will only carry the loss, अगर कोर्ट ने जब इन्वेस्टिगेशन किया सही तरीके से सारे अकाउंट्स की डिटेल्स को देखा, और कोर्ट को अगर ये लगा कि अब जो ये फर्म है फ्यूचर में किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं कमा सकती, इनकैपेबल है और ये लॉस में ही जाने वाली है, तो उस केस में भी कोर्ट अपनी मर्जी से ऑर्डर दे सकता है उसको रिजॉल्व करने के लिए, और सबको ओबे करना होगा। नाउ द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो अकाउंट्स का सेटलमेंट किस तरीके से किया जाता है? सबसे पहले, द अमाउंट ऑफ लॉस इंक्लूडिंग द डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मस्ट बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल। जो भी लॉस का अमाउंट बनता है फर्म का, जो लायबिलिटी बनती है फर्म की, उसको प्रॉफिट के पैसे में से या फिर कैपिटल के पैसे में से सबसे पहले उसको सेट ऑफ किया जाएगा। इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ेगी, इट नीड्स टू बी क्लियर्ड ऑफ बाय द पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग में जो भी हिस्सा है, अगर उसकी भी जरूरत पड़ती है फर्म की लायबिलिटीज को क्लियर करने के लिए, तो उसको भी यूज किया जाएगा। आफ्टर द रिजोल्यूशन, द अमाउंट ऑफ द सेल ऑफ द एसेट ऑफ द फर्म शैल बी यूज्ड इन 4 डिफरेंट वेज। रिजोल्यूशन के बाद जब फर्म के जो एसेट है, जब उन्हें बेचा जाता है, उससे जो भी पैसा इकट्ठा होता है उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। पहला, टू क्लियर ऑल द, सबसे पहले यहाँ पर किया जाता है जो फर्म के डेब्ट्स है। पर्सनल डेब्ट्स को क्लियर करने से पहले पार्टनर्स को फर्म के डेब्ट को क्लियर करना होता है। तो जो फर्म के डेब्ट्स है, जो फर्म ने सबके बिहाफ पर डेब्ट्स लिए हुए हैं, जो लायबिलिटीज है, उसको क्लियर किया जाएगा उस पैसे से। उसके बाद जो पार्टनर से अगर कहीं से कोई एडवांस लिया हुआ है, कोई लोन लिया है, तो उसको क्लियर किया जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा लास्ट में, जो फॉर एग्जांपल जो पैसा बचा है उसमें से मान लीजिए किसी पार्टनर ने पैसा लगा रखा है फर्म के लिए, एक्स्ट्रा दे रखा है फर्म को, तो वो उसको वापस किया जाएगा। और सबसे लास्ट में अगर कुछ पैसा बचता है तो सभी पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर वो दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से सेटलमेंट ऑफ अकाउंट किया जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसका एक पूरा प्रोसीजर है सेटल करने का। जो पैसा फर्म के एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने के बाद इकट्ठा होगा, उस पैसे में सबसे पहले फर्म की लायबिलिटीज को क्लियर किया जाएगा, फिर पार्टनर्स के लोन एडवांसेस को क्लियर किया जाएगा, फिर अगर किसी पार्टनर ने फर्म को कुछ पैसा एक्स्ट्रा दे रखा है, कैपिटल ज्यादा लगा रखा है, तो उसको वो पे वापस रिटर्न किया जाएगा। उसके बाद जो पैसा बचेगा वो सभी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। आई होप आपको डिसोल्यूशन वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स who are from BCom Pass, BCom Honors or other commerce courses. This is very important topic. So students, wait for my next PPT. Kindly subscribe this channel so that I will be motivated to upload more videos for you guys. Thank you.